1991 में इंडिया सिर्फ 3 हफ्ते दूर था एक इकोनॉमिक कोलैप्स से। पेट्रोल खत्म, बिजली खत्म और देश डिफॉल्ट करने वाला था। इंडियन रुपीस की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू जीरो हो चुकी थी। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं जिससे हम अपने इंपोर्ट बिल्स को पे कर सके। उस दिन एक ऐसी चीज ने इंडिया की इज्जत रखी जिसे आज कुछ लोग डेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी कि गोल्ड। इंडिया का 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस एक फाइनेंशियल इशू के साथ साथ एक रियलिटी चेक था कि असली पावर पेपर करेंसी में नहीं, फिजिकल गोल्ड में है। 1980s के एंड तक इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन स्ट्रगल के मेजर रीजंस थे राइजिंग फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी खर्चे, हाई ऑयल प्राइसेस जो गल्फ वॉर के बाद आसमान छू रहे थे, इंडिया का इंपोर्ट बिल दिन दुगनी और रात चौगनी से बढ़ रहा था, ट्रेड इम्बैलेंस यानी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से गिर रहे थे, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो फैक्ट्रीज प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। तो रिजल्ट ये आया कि 1991 के शुरू होते होते इंडिया के पास सिर्फ 1.2 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बच गए थे, यानी सिर्फ 2-3 हफ्ते के इंपोर्ट बिल्स के लिए। और उस दिन जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए तो इंडिया ने अपना सबसे बड़ा एसेट निकाला जो कि गोल्ड। चंद्रशेखर गवर्नमेंट के टाइम पे ये डिसीजन लिया गया और बाद में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूट किया। मई और जुलाई 1991 में आरबीआई ने 67 टन ऑफ गोल्ड प्लेज किया बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान को। इसके बदले में हमें 2.2 बिलियन डॉलर्स का आईएमएफ लोन बेल आउट मिला। अब ये गोल्ड भेजा गया था सीक्रेट कंसाइनमेंट्स में, क्योंकि अगर पब्लिक को पता चल जाता तो देश में पैनिक फैल जाता। ये डेस्परेट मूव ने कम से कम इतना तो कर दिया कि इंडिया अपने इंपोर्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाया और डिफॉल्ट होने से बच गया। ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर चाहिए होता है जो इंडिया के पास था नहीं। हमारी पेपर करेंसी आईएनआर की ग्लोबली वैल्यू जीरो थी। जब पीछे कोई बैकिंग ही नहीं है तो दुनिया को अपनी डोमेस्टिक करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। लेंडर्स ने गोल्ड की डिमांड की, इसीलिए हमने गोल्ड प्लेज किया। गोल्ड की यूनिवर्सल वैल्यू है, बॉर्डर्स के पार भी बिना काउंटर पार्टी रिस्क के ये एक्सेप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, गोल्ड की वैल्यू अपनी जगह पर ही रहती है। सदियों से गोल्ड ने एम्पायर्स, करेंसीज और इकोनॉमिक सिस्टम्स को आउटलिव किया है। 1991 का क्राइसिस एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि गोल्ड इज क्राइसिस मनी। जब करेंसीज की वैल्यू गिरती है तो गोल्ड एक फॉल बैक बनता है। कोई भी कंट्री ने रुपीस, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट हमसे नहीं मांगा, ना पेपर करेंसी मांगी, उन्होंने सिर्फ गोल्ड मांगा, क्योंकि गोल्ड एक वेल्थ प्रिजर्वर है जो कभी चेंज नहीं होता। इसके बाद आरबीआई ने गोल्ड एक्यूमुलेशन को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना दिया। इसके बाद इंडिया ने 3 मेजर स्टेप्स लिए। फर्स्ट इज टू इंक्रीज गोल्ड रिजर्व्स। तो 1991 में आरबीआई के पास सिर्फ 357 टन रिजर्व्स थे और आज आरबीआई के पास 800 टन रिजर्व है गोल्ड के, जो इंडिया को टॉप 10 गोल्ड रिजर्व्स में से एक बनाता है। सेकंड इज गोल्ड लिबरलाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, प्राइवेट प्लेयर्स को गोल्ड इंपोर्ट करने की फ्रीडम दे दी और तब से इंडियन हाउस होल्ड्स में सोना जमा होता जा रहा है। थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स। तो आरबीआई के पास आज यूएस डॉलर, बॉन्ड्स, एसडीआर सब कुछ है, लेकिन कोर रिजर्व है गोल्ड में। तो गोल्ड वो क्वेश्चन है जो पेपर एसेट्स नहीं दे सकते। जब इकोनॉमी हिलती है तो गोल्ड अपनी जगह पे टिका रहता है। तो मेरे पास ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट रियल एस्टेट के ऊपर भी है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स 10,000 तक पहुंचा देंगे तो मैं वो कंटेंट लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि असली गोल्ड रिजर्व तो इंडिया के घरों के अंदर पड़ा है। लगभग 25,000 टन का प्राइवेट गोल्ड रिजर्व, यानी कि आरबीआई के रिजर्व 800 टन से लगभग 30-40 गुना ज्यादा। तो एक्चुअल में तो इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एस्टिमेट है। तो ये हमें काम आया प्राइवेट गोल्ड 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी। इंडिया के अंदर एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा सीक्रेट जो लॉकर्स के अंदर, कबर्ड्स के पीछे और शादी के कंगनों में छुपा हुआ था, सोना। जब वेस्ट के लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे थे, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहे थे, इंडियन फैमिलीज ने चुपचाप गोल्ड की छोटी छोटी चूड़ियां मॉर्टगेज करके कैश फ्लो को मैनेज किया। मुथूट, मन्नापुरम जैसे बड़े गोल्ड लोन कंपनीज के बाद गोल्ड लोन एप्लीकेशंस का फ्लड आ गया। किसी को पता भी नहीं चला, बिजनेसेस चुपचाप चलते रहे, घर चलते रहे और जिंदगी चलती रही। फिर वही कहानी 2020 के पैंडेमिक में आई, जब लॉकडाउन ने इकोनॉमी को फ्रीज कर दिया, जॉब्स वैनिश हो गए, सेविंग्स खत्म हो गई, तब भी इंडियन हाउस होल्ड्स ने अपने गोल्ड की तरफ रुख किया।
जितना गोल्ड शादियों में दिया गया है, जो माओ ने अपनी बेटियों को दिया है, वो सारा गोल्ड एक लाइफलाइन बन गया। मेडिकल बिल्स हो, बिजनेसेस का सर्वाइवल हो, डेली नीड्स हो, गोल्ड ने सब कुछ संभाल लिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये सब बिना गवर्नमेंट बेल आउट, बिना आईएमएफ बेल आउट, बिना वर्ल्ड बैंक इंटरवेंशन के हुआ है। 1991 के ह्यूमिलिएशन के बाद जब इंडिया को 67 टन गोल्ड प्लेज करना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड में, उसके बाद हर क्राइसिस में इंडियन हाउस होल्ड्स ने अपना खुद का सेफ्टी नेट रेडी किया है, अपना खुद का गोल्ड। तो जब आप लोग देखते हैं कि इंडियंस गोल्ड के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, तो समझ लो कि ये सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक सुपर पावर है। क्योंकि जब करेंसी फेल होती है, स्टॉक मार्केट फेल होता है, तो एक ही चीज शाइन करती है, दैट इज गोल्ड। इंडिया ने 2024 में अपना खुद का 102 टन गोल्ड लंदन से वापस मंगवाया है। और ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे ग्लोबल रीजंस है, जियोपॉलिटिक्स से कनेक्टेड। तो 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अक्वायर किया, तो यूएस और यूरोप ने रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया। तो रशिया ने तुरंत स्टेप लिया और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच दिया और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया और अपना गोल्ड वापस ले आए। पास में ईरान और वेनेजुएला के भी फॉरेन रिजर्व्स यूएस ने फ्रीज किए हुए। 2018 में टर्की ने 220 टन सोना वापस मांगा था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, क्योंकि यूएस के साथ टेंशन बढ़ रही थी। तो लेसन एकदम क्लियर था कि अपना सोना किसी और के कब्जे में मत रखो। इंडिया भी ये सब चीजें देख रहा था और इंडिया समझ गया कि अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ गर्मा गर्मी होती है, तो पैसा और सोना हमें किसी और बैंक या किसी और देश में नहीं रखना है, वो हमारे धरती पे, हमारे कंट्रोल पे होना चाहिए। और इसीलिए आरबीआई ने चुपचाप इसकी प्लानिंग की और डिसाइड किया कि हमारा सोना हमारी जमीन पे होगा, और ये 102 टन सोना 2024 में मंगवा लिया वापस, और अब ये नागपुर के वॉल्ट्स में रखा हुआ। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, बताइएगा कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।